welcome to my channel. So today now we'll discuss hydrocarbons and hydrocarbons में हमने IUPAC nomenclature, common naming and introduction points, basic points देख लिए थे, and now we are enough strong to learn the preparations of alkanes, and today inshallah we'll complete this chapter in this video. And so please subscribe to my channel, hit the like button, and do not forget to share it, and give your feedback in the comment section. So let's start with the preparation of alkanes. And ये सीरीज़ बिल्कुल भी बोरिंग होने वाली नहीं है. जैसे आप NCERT खुद से पढ़ते हैं, इतनी बोरिंग हो जाती है कि हम पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बट ये हम इतनी मज़े से करेंगे कि यू विल बी लाइक एक बार में ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा. एंड यू हैव टू जस्ट लिसन टू द NCERT सीरीज़ एंड यू विल गेट द NCERT. कितना अच्छा है ना, पढ़ना भी नहीं पड़ता और अच्छे से याद भी हो जाएगा. नाउ लेट्स कीप ऑन मूविंग. Preparation. Petroleum and natural gas are the main sources. Petroleum and natural gas are the main sources of alkanes. However, alkanes can be prepared by the following methods. So alkanes का main source है एक पेट्रोलियम ले लो, एक नेचुरल गैस ले लो. अर्थ क्रस्ट में से मिलता है पेट्रोलियम, उसका ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बना लेते हैं, और नेचुरल गैस अपर स्ट्रेटा ऑफ ऑयल वेल्स में से मिल जाता है. तो ये मेन सोर्स है अल्केन्स का. लेकिन हम देखते हैं कि लैबोरेटरी में कैसे बना सकते हैं, कमर्शियली कैसे बना के बेच सकते हैं. फ्रॉम देखते हैं फर्स्ट स्टेप, दैट फर्स्ट मेथड, दैट इज़ फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. Dihydrogen gas adds to alkene and alkynes in the process of finely divided catalysts like platinum, palladium or nickel to form alkanes. This process is called hydrogenation. So जो डाईहाइड्रोजन गैस होता है, जैसे H2 गैस, एड्स टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल टू फॉर्म अल्केन्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि आपको एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेना है, जैसे अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है ना. तो उसमें फाइनली डिवाइडेड मतलब बारीक बारीक से आपको मेटल्स लेना, नहीं कि बहुत बड़ा सा मेटल लेके डाल दिया, बारीक सा मेटल फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लेना है, जैसे कि प्लैटिनम मतलब पाउडर्ड लेना है आपको, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल टू फॉर्म एल्केन्स. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन. इसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं क्योंकि हम डबल बॉन्ड को तोड़ के एक हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं, तो उसी को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं. और ये मेटल्स कौन से हैं? प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल. सो निकल क्या करता है, डबल बॉन्ड को निकाल के हाइड्रोजन लगा देता है, तो वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड alkanes बन जाते हैं. सो these metals absorb dihydrogen gas on the surface and activate the hydrogen bond. सो ये मेटल्स करते हैं, ये मेटल्स में इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं जिसमें जाके हाइड्रोजन गैस बैठ जाता है और वो एक्टिवेट हो जाता है. एक्टिवेट होने के बाद वो जाके कार्बन डबल बॉन्ड हटा के खुद लग जाता है ना, and activate the hydrogen bond. Platinum and palladium catalyze the reaction at room temperature. तो प्लैटिनम पैलेडियम है ना, बहुत महंगे मेटल्स हैं. प्लैटिनम मेटल जानते हैं कितना महंगा होता है, गोल्ड से भी महंगा होता है. तो प्लैटिनम पैलेडियम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही कैटलाइज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत महंगे मेटल्स हैं. बाल्किन बनाने के लिए, पेट्रोल बनाने के लिए प्लैटिनम का थोड़ी ना इस्तेमाल करोगे, बट थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा कर दो और निकल कैटलिस्ट यूज़ कर लो, बट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड विथ निकल कैटलिस्ट. निकल कैटलिस्ट के लिए क्या करना है, निकल कैटलिस्ट के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये भी आपको अल्काइन और अल्कीन से अल्कीन बना के दे देगा. तो इथीन लेना है, इथीन में डबल बॉन्ड्स हैं, और इथीन का डबल बॉन्ड जो है उसको हाइड्रोजन अटैच कर देगा. प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल. प्लैटिनम पैलेडियम कॉस्टली मेटल्स है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे ही आपको अल्कीन बना के दे देंगे. लेकिन निकल लोगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा रखना होगा. तो इथीन लोगे तो इथेन बन जाएगा, प्रोपेन लोगे तो प्रोपेन बनेगा, और प्रोपाइन लोगे तो भी प्रोपेन बनेगा. तो अल्कीन या अल्काइन, जितने नंबर ऑफ़ कार्बन्स लगे उतने नंबर ऑफ़ कार्बन का अल्केन बन जाएगा. अल्केन सैचुरेटेड है मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है ना. फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स देखते हैं, अल्काइल हैलाइड्स आप कैसे बना सकते हो. अल्काइल हैलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोराइड्स. फ्लोराइड नहीं पार्टिसिपेट करता. नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं हटूँगा, मैं हाइड्रोजन के लिए हटूँ, नहीं हटूँगा. On reduction with zinc and hydrochloric acid give alkanes. So alkyl halides जब लोगे, हाइड्रोजन डालना है तो जिंक लेना पड़ेगा.
जिंक विथ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अल्केन। सो जिंक मेटल लेना होगा, जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्चुअली करना क्या है, अल्काइल हैलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोराइड्स ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अल्केन्स। मतलब आपको जिंक मेटल लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, डाइल्यूट HCl ले लो, तो क्लोरोमीथेन जिसे हमने लिया क्लोरोमीथेन, तो सो जिंक बोलेगा क्लोरीन, तो जिंक बोलेगा कि क्लोरीन, क्लोरीन तुम HCl के मतलब जिंक जो है ना वो HCl के साथ है, तो जिंक क्या बोलेगा कि क्लोरीन तुम एक हाइड्रोजन ले लो और HCl बना लो, और जो H2 का एक हाइड्रोजन है बचा के Cl की जगह बैठ जाएगा, तो इससे क्या होगा, HCl भी एसिड भी बन जाएगा और अल्किन भी बन जाएगा। तो थोड़ा सा डाइल्यूट HCl लो और जिंक लेके जाओ क्लोरोमीथेन के पास या कोई भी अल्काइल हैलाइड के पास एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोराइड्स जो है ना वो बहुत बेरहम है, वो HF नहीं बनाना चाहते। HF क्या है, बहुत आसानी से नहीं बनता। सो क्लोरोमीथेन का जो है ना वही रिप्लेस कर देता है, फ्लोरीन नहीं करता, फ्लोरीन नहीं करता। तो क्लोरोइथेन में भी ऐसे ही होता है कि जिंक HCl के साथ आता है और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेके आता है। फिर क्या होता है, जिंक लालच देता है क्लोरीन को कि HCl बना लो, और एक हाइड्रोजन जो बच गया वो अल्केन ले लेता है, तो इससे इथेन और HCl बन जाता है। ऐसे ही जिंक ने क्या किया, HCl लाया अपने साथ और एक हाइड्रोजन लाया है H2, तो Cl को लालच दे के HCl बनवा दिया और एक हाइड्रोजन अल्किन को जाके लग गया। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड से हम बना सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन बहुत चालाक है, वो हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं करेगा और अल्किन नहीं देगा, और वो ज़्यादा एक्सप्लोसिव भी होता है, तो हम उसको रिफर भी नहीं करते। अब बात करते हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में। तो वुड्स ने देखा कि जिंक के साथ ऐसा हो रहा है कि वो लालच दे रहा है क्लोरीन को और क्लोरीन HCl बना के निकल दे रहा है और हाइड्रोजन लग जा रहा है अल्किन को। सो वुड्स ने ये सब देखा। उसके बाद क्या हुआ, उसने अल्काइल हैलाइड लिया और सोडियम मेटल ड्राई ईथर में किया उसने। अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, ड्राई ईथर ही होना चाहिए। सोल्यूशन गिव्स हायर अल्केन्स, इससे हायर अल्केन्स मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप जैसे कि आपने मिथाइल ब्रोमाइड लिया, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड लिया तो आपको प्रोडक्ट में इथेन मिलेगा। जैसे कि हम जिंक में क्या कर रहे, जिंक मेटल से जब ट्रीट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, इथाइल अल्काइल ले रहे, इथाइल हैलाइड ले रहे थे तो इथेन मिल रहा था। यहाँ पे 2 मिथाइल लेकिन मिलेगा इथाइल, मतलब कार्बन डबल हो रहा है यहाँ पे, और कभी भी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से ही मिलेगा आपको। सो वुड्स ने कमाल की प्रॉपर्टी देखी, इसमें सोडियम मेटल लिया, वहाँ पे जिंक चल रहा था, यहाँ पे सोडियम लिया और ईथर लिया और दिस ईथर इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन एंड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसने क्या किया, CH3Br लिया प्लस 2Na प्लस BrCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर जब इसने लिया तो क्या मिला, इथेन मिला, इथेन प्लस 2NaBr। ऐसे ही ब्रोमो इथेन, अगर आप लोगे इथेन लोगे ब्रोमो इथेन तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा ब्यूटेन। ऐसे ही अगर आप जैसे कि आपने हेक्सेन लिया तो क्या मिलेगा, 12 कार्बन्स का मिलेगा, तो डबल हो जा रहे हैं ना कार्बन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप अल्काइल हैलाइड्स लेकर डबल करके सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का बना सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन देखे, व्हाट विल हैपन इफ 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर टेकन। सो अगर आप 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, सो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि अगर आप 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं तो क्या बनेगा। तो इसको हम क्रॉस वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस वुड्स रिएक्शन। क्रॉस वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि आप 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स लेके भी अल्केन बना सकते हैं। जैसे कि मैं ले लेती हूँ CH3Br और सोडियम मेटल, और ले लेती हूँ C2H5Br, है ना। तो मैंने अलग अलग लिया है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, ठीक है। तो क्या होगा, ये निकल जाएगा पिट्टू, तो ये निकल के क्या बनेगा, प्रोपेन बन जाएगा, CH3 C2H5। तो क्या हो गया,
प्रोपेन बन गया। क्या बना? प्रोपेन। अब ये प्रोपेन जो है ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो अगर आपको ऑड बनाना है तो क्रॉस वुड्स कर देना। तो वुड्स में क्या होता है बेसिकली, वुड्स रिएक्शन में बेसिकली यहाँ से बी आर निकल जाता है और दो अल्काइल हैलाइड्स का जो अल्काइल ग्रुप्स है वो अटैच होके इथेन बना देते हैं, अल्केन बना देते हैं, है ना। तो ये ऐसा रिएक्शन है, आपको इस तरह से समझना चाहिए। ये वुड्स रिएक्शन है और हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कस कर लिया, दैट इज़ क्रॉस वुड्स रिएक्शन। सो गाइस, दिस इज़ द करेक्ट वे टू रीड एंड अंडरस्टैंड एनसीईआरटी। Okay, solving all the questions. Now let's talk from how can you prepare alkanes from carboxylic acid. So ये acid से कैसे बना सकते हो आप, वो देखते हैं। So sodium salts of carboxylic acids on heating with soda lime mixture of sodium salts of carboxylic acids on heating with soda lime. Soda lime क्या होता है? mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। उससे क्या मिलता है? एल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कार्बन एटम कम आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड इनवर्स डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे कि अगर आप कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स ऑफ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं? CH3 CO माइनस Na+। तो अगर आप CO माइनस Na+ किसी भी तरह से निकाल दे तो आपका जो बचा हुआ है उसमें हाइड्रोजन ऐड करने से क्या हो जाएगा? अल्केन मिल जाएगा। सो यही करना है। सोडियम सल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड gives alkanes containing 1 carbon atom less than the carboxylic acid. This process of elimination of carbon dioxide from a carboxylic acid is called decarboxylation. मतलब अब कार्बोक्सिलेशन जो CO2 मतलब CO2 ग्रुप निकाल रहे हो तो उसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो क्या करना है? बस सोडा लाइम यूज़ करना है। सोडा लाइम क्या है ये बहुत ज़रूरी है जानना। सोडा लाइम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सो एक का हाइड्रोक्साइड लेना है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम का ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम का ऑक्साइड और सोडियम का हाइड्रोक्साइड, इसको सोडा लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे सोडा लाइम क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा और Na निकाल लेगा। तो कैसे निकाल, मतलब Na2CO3 के फॉर्म में निकालेगा। फिर आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा इथेन। अगर सोडियम इथेनॉइड लिया है तो इथेन मिल जाएगा। सोडियम अल्कनोइड लिया है तो एक कार्बन लेस, कभी भी एक कार्बन लेस। सोडियम इथेनॉइड लिया तो मीथेन मिला। अगर ऐसे ही आप कौन सा भी लेते हैं, जैसे मैंने सोडियम हेक्सेनोइड लिया तो क्या मिलेगा? पेंटेन मिलेगा। सो ऐसे ही आपको एक कार्बन एटम लेस मिलेगा व्हेन कंपेयर्ड टू सॉल्ट। ओके, सोडियम सॉल्ट्स इन विच, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि sodium salts of which acid will be needed for the preparation of propane, write the chemical formation equation for the reaction। कौन सा चाहिए प्रोपेन बनाने के लिए? तो एक कार्बन लेस हो रहा है ना, तो आप ब्यूटेन ले लो। तो ब्यूटेनिक एसिड जो है सॉल्ट्स ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनिक एसिड लो और सोडा लाइम से ट्रीट करो। सोडा लाइम मतलब सोडियम का हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH एंड कैल्शियम का ऑक्साइड, इसको बोलता है सोडा लाइम। सोडा लाइम, सोडा मतलब सोडियम, सोडा लाइम CO। सो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोपेन मिल जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा। आप जानते हैं व्हाट इज़ कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब इसी को देख के कोल्बी ने एक मेथड निकाल लिया। जैसे वुड्स ने जिंक और हेसियल और अल्काइल हैलाइड का देख के वुड्स रिएक्शन निकाल दिया, ऐसे कोल्बी ने डिकार्बोक्सिलेशन देख के एक अपना मेथड निकाल दिया, उसको बोल दिया कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये मेथड में क्या होता है? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट द एनोड। So Colby's electrolytic method, an aqueous solution of sodium or potassium salt of a carboxylic acid on electrolysis gives alkane containing even number of carbon atoms at the anode. An aqueous solution of sodium or potassium salt of a carboxylic acid
An aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid on electrolysis gives alkane containing even number of carbon atoms at the anode. So ये भी even number दे रहा है, तो वुड्स निकालते हैं उसमें भी बोला था even number देगा, है ना। तो जैसे कि सोडियम एसीटेट लिया हमने, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, सोडियम एसीटेट, जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हो, सोडियम एसीटेट लिया इस प्लस वाटर, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद क्या मिल गया, इथेन प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला, H2+2 एसीटेट लिया और इथेन मिला। दिस रिएक्शन इज सपोज टू फॉलो द फॉलोइंग पाथ। ये हुआ कैसे देखते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, एक कार्बन कम हो जा रहा था, है ना, एक कार्बन कम हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, वो कार्बन कम ना हो, जितने कार्बन के लिए तो उतने ही कार्बन बने, इसलिए कोल्बिन ने अपना इलेक्ट्रोलिसिस मेथड निकाला। दिस रिएक्शन इज सपोज टू फॉलो द फॉलोइंग पाथ। देखते हैं क्या पाथ है। तो 2 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट लिया, CH3CO Na+, सो इसका आइसोमराइजेशन हुआ और इससे मिला 2CH3 C+O प्लस 2Na+। एट एनोड पे क्या हुआ कि एसीटेट आयन है, एनोड पे क्या होता है, एनियन होता है, तो एसीटेट आयन आया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, देते ही यहाँ पे क्या बन गया, 2CH3 के ऊपर से नेगेटिव चार्ज लग गया, तो एसीटेट फ्री रेडिकल बोल सकते हो, एसीटेट फ्री रेडिकल, एसीटेट फ्री रेडिकल बना। यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया CH3। अब CH3 दूसरे CH3 इसके साथ रिएक्ट किया और बना लिया इथेन। इथेन कहाँ बना, एनोड पे, एनोड से क्या बना, इथेन। अब कैथोड पे क्या है, कैथोड पे जो Na+ निकला था वो है और वाटर है। तो वाटर, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस कब करते हैं, फोटो के प्रेजेंस में करते हैं, तो वाटर ने जो इलेक्ट्रॉन्स एसीटेट छोड़े थे वो कैच के लिए हैं, कैच करने के बाद OH- प्लस H रेडिकल बना लिया है एंड 2H है, H2 गैस। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ऐसा क्यों, मीथेन हम नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे कार्बन डबल हो रहा है, इसलिए मीथेन हम नहीं बना सकते। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है, मीथेन हम नहीं बना सकते। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको aqueous solution of sodium potassium sulfur carboxylic acid on electrolysis containing even number of carbon atoms at the anode। ये जो electrolysis हो रहा है, concentrated aqueous solution of sodium acetate is electrolyzed, ethane is liberated in anode। एनोड पे क्या लिबरेट हो रहा है, इथेन। तो आपको ध्यान रखना है, इथेन एनोड पे लिबरेट हो रहा है, इथेन एनोड। और हाइड्रोजन गैस कभी भी कैथोड पे लिबरेट होता है, तो यहाँ पे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, एनोड पे इथेन लिबरेट होता है ना। और एक चीज़ है देखना आपको कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन को करना है, एक्वस सोल्यूशन को करना है, तो आपको हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आपको डबल कार्बन मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार क्या होता है, कार्बन कम हो रहा था डीकार्बोक्सिलेशन में, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जा रहा था और हमें प्रॉब्लम मिलती थी, एक कार्बन लेस मिला, फिर कोल्बिन डबल कर दिया, डबल ही कर दिया, तो इसलिए हम मीथेन नहीं बना सकते, मीथेन नहीं बना सकते। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में एकदम सही आंसर देगा। सो प्रिडिक्ट द एल्केन that are formed when ethyl bromide and N-propyl bromide react with sodium in dry ether solvents। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है, ये एक क्रॉस वुड्स रिएक्शन है। क्रॉस वुड्स रिएक्शन आपको किससे करवाना है, इथाइल ब्रोमाइड एंड N-propyl bromide। तो इथाइल ब्रोमाइड एंड N-propyl bromide रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर सॉल्वेंट, क्या बनेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बताना है आपको। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है आपको सब बताना है। लेट्स सी कि कौन एकदम करेक्ट और फर्स्ट कमेंट करता है, एंड दीज पीपल नेम्स विल बी अनाउंस्ड इन माय नेक्स्ट लेक्चर। सो if you know the answer, put it down in the comment section and I will announce your name in the next video. So and consider subscribing my channel. Now let's discuss properties, that is physical properties first.
तो ये जो कोल्बीस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, यहाँ पे हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कर रहे हैं। कौन सा मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। कौन सा? फ्री रेडिकल्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो अल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये ऑलमोस्ट क्या है? कोवेलेंट है, इसलिए वो नॉन पोलर है। And due to a very little difference of electronegativity between carbon and hydrogen atoms, they almost non-polar हैं। They possess weak van der Waals forces। इनका जो van der Waals force है वो बहुत weak है। Due to the weak forces, the first four members जैसे C1 to C4 गैस है, ब्यूटेन तक सारे गैसें हैं, C5 to C15 लिक्विड्स हैं, and those containing 18 carbon atoms are or more are solids at 298 Kelvin. Those containing 18 carbon atoms are more solids हैं। तो 18 कार्बन एटम्स वाले और मोर सॉलिड्स हैं। C1 to C4 गैस ही हैं, गैस उड़ रहे हैं, एंड C5 to C15 लिक्विड्स हैं। C5 to C15 लिक्विड्स हैं, C18 से और ज़्यादा के सॉलिड्स हैं 292। They are colorless and odorless। They are colorless and odorless। They are colorless or odorless। They are colorless or odorless। What do you think about solubility of alkanes in water based upon non-polar nature of alkanes? What do you think about solubility of alkanes in water based upon non-polar nature of alkanes? What do you think about solubility of alkanes in water based upon non-polar nature of alkanes? Almost insoluble in water, right? Petrol is a mixture of mixture of hydrocarbons and is used as a fuel for automobiles. So mixture है carbon dioxide hydrocarbons का, and it is a fuel for automobiles. Petrol and lower fractions of petroleum are also used for dry cleaning of clothes, to remove grease stains. Petrol and lower fractions of petroleum are also used for dry cleaning of clothes to remove grease stains. So जब भी आपके कपड़ों पे grease के stains आ जाते हैं, ऑयल stains आ जाते हैं, तो क्या कहते हैं? पेट्रोल थोड़ा या केरोसिन थोड़ा, फिर lower fractions of petroleum डाल के उसकी dry cleaning करता है। On the basis of this observation, what do you think about the nature of greasy substance? So you are correct if you say the grease mixture of higher alkanes is non-polar and hence hydrophobic in nature. It is generally observed that in relation to solubility of substances in solvents, polar substances are soluble in polar solvents, whereas non-polar substances are soluble in non-polar solvents. तो देखो, जब आप पेट्रोल या पेट्रोलियम डाल के ग्रीस स्टेन को रिमूव करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्रीस है मिक्सचर ऑफ हाई अल्केन है और ये नॉन पोलर है और पेट्रोलियम भी नॉन पोलर है। तो इससे समझ में आता है कि हाइड्रोफोबिक है ये नेचर में। सो इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट इन रिलेशन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्वेंट्स, पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर जो जैसा है वो उसमें डिजॉल्व होगी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बहुत ही प्रैक्टिकल। आप ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं जो आपके जैसे, ऐसे लोग से नहीं करते जो आपके एकदम एटलीस्ट। सो ऐसे ही पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं। दैट इज़ लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसे है वो उसके साथ डिजॉल्व होता है, जो जैसा है उसके साथ ही फ्रेंडशिप करता है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? Boiling point of different alkanes are given in table 13.2. From which it is clear that there is a steady increase in boiling point with the increase in molecular mass. This is due to the fact that intermolecular van der Waals forces increases with increase of the molecular size or the surface of the molecule. So इससे पता चल रहा है कि van der Waals forces increase होता है with increase of the molecular size और द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। सरफेस एरिया बढ़ रहा है, वैन डर वाल्स बढ़ेगा। यू कैन मेक एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बाय हैविंग अ लुक ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स विद पेंटेन टू मिथाइल पेंटेन टू कॉमन टू डाइमिथाइल प्रोपेन। जैसे कि हमने शुरू में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में देखा था। अगर आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में नहीं देखा तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स डिस्कस हुई, क्यों ये डिफर कर रहे हैं और कैसे डिफर कर रहे हैं, और उसका डिटेल यहाँ पे।
तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड जस्ट लिसन इट, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. So it is observed that pentane having a continuous chain of 5 carbon atoms has the highest boiling point. So pentane जो state है उसका boiling point ज़्यादा 309.1 Kelvin था, whereas 2,2-dimethyl propane boils at 282.5 Kelvin. With increase in number of branch chain, the molecule attains the shape of a sphere. This results in smaller area of contact and therefore weak intermolecular forces between spherical molecules, which are overcome at relatively lower temperatures. So ये lower temperatures पे overcome किए जा सकते हैं. तो this results in smaller area of contact and therefore weak intermolecular forces between spherical molecules, which are overcome at relatively lower temperature. So the increase in number of branches change the molecule attains the shape of a sphere. This results in smaller area of contact and therefore weak intermolecular forces between spherical molecules, which are overcome at relatively lower temperature. overcome किया जा सकता है क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया उसका एंड spherical molecule बन गया, तो smaller area of contact है, so weak intermolecular force है, which are overcome at relatively low temperature पे ही overcome किया जा सकता है, इसलिए boiling point इसका कम हो गया. केमिकल प्रॉपर्टीज़ के सारे रिएक्शन जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसका मैकेनिज़्म, कंबर्शन रिएक्शंस, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, pyrolysis, reaction with steam conformations, Seahorst projection, Newman's projection, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ये वीडियो में डिस्कस किए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि आपको तो मैंने ट्रिक्स और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में समझने और समझाने की कोशिश किया. तो प्लीज़ गिव योर feedback in the comment section. Thank you so much. Please consider subscribing my channel and share with your friends.